डिफेंस के स्टॉक ऊपर, ईवी के स्टॉक ऊपर, पीएसयू के स्टॉक्स ऊपर। और तो और पता है, मेरे दोस्त ने मैन्युफैक्चरिंग फंड में इन्वेस्ट करके लास्ट 1 ईयर में 40% का रिटर्न निकाला, जहां मार्केट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। पर कैसे? बट सवाल ये है कि ये सारे थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स की अगर मैं बात करूं, तो ये सारे हमेशा हर साल परफॉर्म नहीं करते। अगर मैं आईटी की बात करूं, पिछले 2 साल में कुछ रिटर्न नहीं बनाए। डिफेंस की बात करूं, पिछले के पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न बनाए, पर इस साल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना। मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करूं, लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न बनाए। तो किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि आने वाले समय में कौन सा थीम चलने वाला है, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, इसके पीछे रिस्क क्या है, हमें कौन से फंड में या कौन से थीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से थीम से हमें दूर रहना चाहिए, जानेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। 1 to 1 सारी चीज़ों को आज हम डिकोड करेंगे। थीमेटिक फंड की रिटर्न्स देख के तो हर कोई टेम्प्ट हो जाता है कि भैया ये फंड में तो मैंने इन्वेस्ट करना ही चाहिए, बट याद रहे, प्रीवियस परफॉर्मेंस इज़ नॉट एट ऑल अ गारंटी ऑफ फ्यूचर। और अक्सर हमें थीमेटिक फंड तभी पता चलते हैं जब वो एक पॉइंट के बाद परफॉर्म हो चुके होते हैं, क्योंकि जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते, उनका पास्ट ईयर परफॉर्मेंस नहीं होता, उनमें कोई इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। पर ये गलत तरीका है। अगर आपको थीमेटिक फंड्स में रिटर्न करना है, तो आपको थोड़ी सी दूरदृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझते आना चाहिए कि बिजनेस साइकिल कैसे काम करती है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आने वाले समय में कौन सी बिजनेस साइकिल या कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। जैसे आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर मैं आगे 3 महीने का सोचूं, तो भैया यहाँ से फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। दिवाली है, दशहरा है, गणेश जी है, नवरात्रि है। सो ऑब्वियसली इस सेक्टर में यूजुअली कंज्यूमर ट्रेंड्स जो होते हैं, या कंज्यूमर का शॉपिंग या कंज्यूमर का एक्सपेंसेस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। परचेसिंग हो गई, होम डेकोर हो गई, गिफ्टिंग हो गई, ये सब वो सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर ज़्यादातर कैश इनफ्लो या बिजनेस देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एनालाइज करना होता है कि आने वाले समय में कौन सा बिजनेस, कौन सा सेक्टर चल सकता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट आप अपना बेट लगा सकते हो। हालांकि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, बट हाँ, हम ये सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने सीखा कि भैया मेरे एक फ्रेंड ने मैन्युफैक्चरिंग फंड में 40% का रिटर्न बनाया। अब बात समझो, मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल की हो सकती है, चाहे वो कैपिटल गुड्स की हो सकती है, चाहे वो कोई रिटेल इंडस्ट्री की हो सकती है। कोई भी चीज़ या कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, चाहे सेमीकंडक्टर इज़ ऑल्सो अ वेरी हॉट पिक व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग। ये सब जो भी है एक मैन्युफैक्चरिंग थीम के अंडर में आएगी। और जो म्यूचुअल फंड है वो इस थीम के अंडर आने वाली सारी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, और जो भी उसमें से रिटर्न आएगा वो आपको थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। बट द मेन पॉइंट हियर इज कि यहाँ पे कौन से समय पे कौन सा थीम चलेगा, कितने समय तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा कोई थीम या कोई सेक्टर नहीं है जो कंसिस्टेंटली हर साल ईयर ऑन ईयर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ है। अगर आप इनके रोलिंग रिटर्न्स को देखें, तो आपको दिखेगा कि एवरी 3 to 4 ईयर के बाद एक थीम आता है, और वो थीम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद वापस 2 से 3 साल तक या तो वो साइडवेज रहता है, या तो फॉलिंग डाउन होते रहता है, और वो कुछ भी रिटर्न आपके लिए नहीं बनाता है। सो अक्सर ये ट्रैप हमने देखा है कि इन्वेस्टर प्रीवियस ईयर रिटर्न या किसी फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे उस म्यूचुअल फंड में पैसा डाल तो देते हैं, बट जब वो डालते तब तक वो फंड काफ़ी रैली दे चुका होता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग फंड। अभी अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करने जाएगा, तो मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है। बट कहीं ना कहीं अगर आप सिर्फ फंड में ये चीज़ देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसने रिटर्न अच्छा दिया है, पास्ट ईयर में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये सही एनालिसिस या सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। अब समझते हैं एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। तो बात ऐसी है कि एएमसी टू एएमसी और फंड मैनेजर लेवल पे हर किसी का एक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क होता है। अक्सर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनीज जो है वो एक ग्लोबल लेवल से रिसर्च करना शुरू करते हैं, और ये कहीं ना कहीं टॉप डाउन अप्रोच आप इसे बोल सकते हो। सबसे पहले वो फिगर आउट करेंगे कि ग्लोबल लेवल पे इस पर्टिकुलर सेक्टर या इस पर्टिकुलर थीम में क्या है। जैसे कि रिसेंटली बजट में गवर्नमेंट ने डिस्कस किया कि डेटा सेंटर एज अ थीम वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। बट नॉट ओनली फॉर इंडिया, डेटा सेंटर इज समथिंग जहाँ हर कंट्री इन्वॉल्व है, हर कंपनी या कहीं ना कहीं हर कंट्री से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा है। जैसे ही हम इन थीम्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं, सो आइडियली हमें ये देखना होता है कि ग्लोबल लेवल पे यानी जियोपॉलिटिकल लेवल पे ये थीम में क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट नहीं हो सकता। उसके बाद हम आते हैं पर्टिकुलर कंट्री इकोनॉमी पे कि इंडिया एज अ होल्ड इस सेक्टर को किस तरह परसीव कर रही है। क्या हम इसके कंज्यूमर है, क्या हम इसके सप्लायर है, क्या हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं। से देन इट कम्स टू कंपनीज लेवल। इंडेक्स लेवल और कंपनी लेवल में ये देखना होता है, बिकॉज थीमेटिक फंड इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इनटू दैट पर्टिकुलर सेक्टर और दैट पर्टिकुलर थीम।
बट यहाँ पर आने वाली जो कंपनीज़ है, जो लिस्टेड एंटिटीज़ है, क्या उनका वैल्यूएशन सही है, नहीं है, क्या वो फंडामेंटली अच्छी है, नहीं है, इन सब के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट्स को प्लान किया जाता है। थीमेटिक फंड्स में अक्सर दो कैटेगरीज होती है, एक होता है स्ट्रेट थीम्स या डाइवर्सिफाइड थीम, यानी कि जो एक लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बोल दूँ, अगर मैं डेटा सेंटर बोल दूँ, ये ऐसे थीम है कि आने वाले नेक्स्ट 7, 10, 20 ईयर्स तक ये चलता ही रहेगा, मार्केट में इसकी ग्रोथ रहेगी, दिस इज़ वेरी न्यू नसेंट एंड अपकमिंग सेक्टर। वही अगर मैं मेटल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, डिफेंस, ये काफ़ी साइक्लिकल चीज़ है। सो सेकंड कैटेगरी है साइक्लिकल थीम्स, यानी कि ये कुछ समय तक अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर रिसेशन में जाएगी, थोड़ा साइडवेज चलेगी, फिर वापस पिकअप करेगी, फिर रिसेशन में जाएगी, थोड़ा साइडवेज चलेगी, नीचे जाएगी, फिर पिकअप करेगी। तो ये साइक्लिकल जो होता है ना, ये अपने साइनोसाइडल यानी कि बिजनेस साइकिल के हिसाब से चलते हैं। बट जो स्ट्रक्चरल थीम्स होती है वो एक लॉन्ग टर्म हॉरिजॉन के साथ आती है, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है। जैसे डिजिटल इंडिया या डिजिटल भारत वाज द विजन ऑफ इंडिया, जो 10 साल का प्रोजेक्ट था। सो ऑब्वियसली जो भी कंपनीज उसमें प्रोस्पेक्ट किया या जो भी कंपनीज उसमें पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न भी कमा के दिया प्लस प्रॉफिट भी कमाया। वैसे ही गवर्नमेंट का एक जल जीवन मिशन था। सो अगर कोई भी कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, वाटर रिसाइकलिंग या वाटर एक्सपांशन के सेक्टर में काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है, देखा गया है कि पिछले सालों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सो जब कभी ऐसी थीम होती है जो प्ले आउट होने वाली है, वो एक लंबे समय तक होती है, उसे हम स्ट्रक्चरल या डाइवर्सिफाइड थीम कहते हैं। और वही अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके अगर चीज़ आती है, तो उसे हम साइक्लिकल थीम कहते हैं। अब समझते हैं कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो क्या रिस्क उनके लिए हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। कॉन्सेंट्रेशन दो टर्म्स में, एक तो नंबर ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग टू बी वेरी लेस। सो व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट और व्हेन इट कम्स टू रिस्क मैनेजमेंट, अगेन बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इनटू स्टॉक्स, वो तो एक ऑलरेडी रिस्क है। सेकंड कॉन्सेंट्रेशन है सेक्टर को लेके। जब आप किसी थीम में प्ले कर रहे हो या किसी सेक्टर में प्ले कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो जो वो है एक नैरो या एक नीश बन जाता है, जो डाइवर्सिफाइड ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हमेशा इसमें कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है। बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, अगर ये पोर्टफोलियो 30, 40, 50% भी नीचे जाते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब सेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते, अक्सर इसमें हेवी ड्रॉडाउन्स देखे गए हैं। सेकंड इज साइक्लिकलिटी एंड टाइमिंग रिस्क। जब आप उस फंड में इन्वेस्ट करने को परफॉर्म कर रहे हो, इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि वो अपने बिजनेस साइकिल के पॉजिटिव टर्न पे हो, यानी कि एक बुलिश जोन में हो। उसी के साथ टाइमिंग, यानी कि मार्केट ने भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। मान लो बिजनेस या सेक्टर तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर इक्विटी मार्केट एज अ होल अगर प्रेशर में, तो ऐसे केस में भी आप एक बड़ा रिटर्न उसमें से नहीं निकाल सकते। आपको दोनों मार्केट ने परफॉर्म करना या सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसी के साथ ये देखा गया है, आइडियली अगर आप बिगिनिंग ऑफ द रैली में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ही आप अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। अगर आप कहीं बिटवीन में या प्रीवियस ईयर रिटर्न देख के पीक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो फंड है उसका परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम केस में नेगेटिव ही रहेगा। थर्ड इज एनएफओ ट्रैप। जब भी कोई एएमसी अपना थीमेटिक फंड एज एनएफओ करके लेके आती है, तो पता नहीं ऑल ऑफ द सडन ये सारे सेल्स एजेंट, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और हर जगह सिर्फ प्रोज, गुड्स, एडवांटेजेस अबाउट दैट पर्टिकुलर फंड, अबाउट दैट पर्टिकुलर थीम बोलना शुरू हो जाता है। अचानक से फिन इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो आना शुरू हो जाता है। बट ये सच नहीं रहता, उनकी सिर्फ ये एक सेल स्ट्रैटेजी होती है और काफ़ी लोग एनएफओ में ये फंड या ऐसे थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करके फंस जाते हैं और बहुत लंबे समय तक कुछ भी रिटर्न नहीं बना पाते। सो ऑब्वियसली जब आपको लगे कि बिजनेस साइकिल अच्छा परफॉर्म कर सकती है, मार्केट अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तभी उस थीम में कंसिडर करो। किसी सेल्स पर्सन या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या अनऑथराइज रजिस्टर्ड या नॉन सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई एडवाइस मत लो। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें जो कुशनिंग है, सेबी मैंडेट करता है कि 80% आपको उसी थीम या उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना मैंडेटरी है और सिर्फ 20% जो होता है वो फंड मैनेजर के पास होता है, ताकि उसे डाइवर्सिफाई कर सके या उसकी ड्रॉडाउन स्ट्रेटेजीज को प्लॉट कर सके। बट रियल में अगर मैं बात करूँ तो ये जो 20% है ना, ये बहुत कम है। फंड मैनेजर कितनी भी कोशिश कर ले, उसको डाउनफॉल या डाउन स्ट्रैटेजीज को इतना अच्छा नहीं कर सकता कि गिरते हुए मार्केट में या रॉन्ग मार्केट साइकिल में वो आपके फंड को होल्ड करके रख सके। सो ऑब्वियसली ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को प्ले अराउंड करने के लिए बहुत कम परसेंटेज मिलता है। उसी के साथ लास्ट एक थीम हमारे पास है, थीम ऑप्शलेंस। यानी कि मान लो आप एक पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड तो हो, पर्टिकुलर थीम में इन्वेस्टेड तो हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा चलते जाएगा। जैसे आईटी की मैं अगर बात कर लूँ, 2 साल पहले तक तो बहुत अच्छा कर रहा था, पर पिछले 2 साल से कुछ भी रिटर्न नहीं बना है। दैट इज़ द थिंग कि अगर प्रोलॉन्ग पीरियड में, आने वाले समय में जो थीम आप सेक्टर या ट्रैक कर रहे हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो जाए, एक काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ऑब्सोलेट हो जाए, जिस रीज़न से एक प्रोलॉन्ग पीरियड तक उसमें रिटर्न नहीं बन सकता। एंड दिस इज द बिगेस्ट रिस्क कि आपका पैसा फंस के रह जाएगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसमें देना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ा रिस्क है मेरे हिसाब से और इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि कौन से इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी तरह के थीमेटिक फंड सही हो सकते हैं और किन इन्वेस्टर्स ने इससे दूर रहना चाहिए। तो पहले जानते हैं कि क्या इसके एडवांटेजेस हैं।
देखो, सबसे पहले तो आप कोई ऐसे इन्वेस्टर हो जिनके पास कोर पोर्टफोलियो बड़े वैल्यू में बना हुआ है। लेट्स से आपके पास 50-60 लाख का पोर्टफोलियो है और अगर आपको लग रहा है कि यार आने वाली थीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो 50 लाख के पोर्टफोलियो के पीछे आप 2 से 3 लाख का एक थीमेटिक फंड में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, विच इज़ 5 to 7 और 7.5% ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। सो कॉम्प्लीमेंटिंग इट विथ योर कोर पोर्टफोलियो एज अ सैटेलाइट पोर्टफोलियो इज़ अ वेरी गुड प्ले। बट हाँ, आपको इसे एक्टिवली मैनेज करता रहना पड़ेगा, आप इसे बाय करके छोड़ नहीं सकते। सेकेंड थिंग, ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाईली हाईली रिस्की खेलना चाहते हैं, प्रोबेबली आई एम समवन हु इज़ वर्किंग इन रिसाइकलिंग इंडस्ट्री और मुझे पता है कि मेरी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा जो है प्रोस्पेक्ट है, मैं समझ रहा हूँ ग्रोथ है, मेरी कंपनी ग्रो हो रही है, मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और मैं उस थीम को बहुत अच्छे से समझता हूँ, उस बिज़नेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। ऐसे लोग हैं, उस पर वो एक बेट ले सकते हैं क्योंकि आपके पास सारे डेटाज, न्यूज़ एंड जो पॉइंट्स हैं वो आते रहेंगे। थर्ड पर्सन्स, कोई भी जो छोटा अमाउंट या कॉम्प्लीमेंटिंग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ, इफ़ यू आर समवन जो बिजनेस साइकिल को बहुत अच्छे से समझते, यू आर द नाइव और मे बी यू आर द एक्सपर्ट इन टू दैट पर्टिकुलर सेक्टर और आप उसमें खेलना चाहते हो तो ज़रूर आप एक कंसिडर कर सकते हो। बट हाँ, यू आर समवन जो सिर्फ प्रीवियस ईयर रिटर्न देख के इन्वेस्ट करता है, ऐसे लोगों ने इस फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इसका प्रीवियस ईयर रिटर्न बहुत हाई दिखता है, बट जब आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद से ये फंड कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है और कंटिन्यू गिरते जाता है। इसलिए अगर आप समवन हो जो सिर्फ पास्ट ईयर परफॉर्मेंस को देख के इन्वेस्ट करते हो, मत करो। सेकेंड, छोटी सी एसआईपी करना है, 500,000 रुपये डाल के छोड़ देना है, जो होगा देखेंगे। ऐसे लोग, एक सिंगल फंड वाले लोग भी किसी भी थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट ना करें। हाँ, मानता हूँ रिस्क रिटर्न बहुत हाई है, अगर रिस्क है तो रिटर्न भी मिल सकता है, बट कंसिस्टेंसी का बहुत इशू है, कंसिस्टेंट रिटर्न इसमें अक्सर देखा गया है कि नहीं बनते हैं। इसीलिए इफ़ यू आर समवन जो जिसको सिर्फ एक नाम के लिए छोटा सा एसआईपी शुरू करना है, वो लोग इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। हे देयर, आई एम आदित्य, आई एम एम्फी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड इफ़ यू आर समवन जो देख रहे हैं कि अपने म्यूचुअल फंड्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे से एग्जीक्यूशन चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे से लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चाहते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी हो या कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हो, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करवाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर, वेबसाइट डिटेल्स, ईमेल, व्हाट्सएप डिटेल्स सब कुछ हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। जस्ट एक हाई भेज दो और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। फाइन। सो गाइज़, ये एक छोटा सा हम लोग का डैशबोर्ड है जो हमने इन हाउस क्रिएट किया हुआ है। इसमें हम लोग परफॉर्मेंस या फंड्स को कंपेयर करते हैं जस्ट टू फिगर आउट कि किसने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने नहीं किया है, रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, लिए गए रिस्क प्रोफाइल के साथ रिटर्न्स कितना है, एंड जो भी हमने चीज़ें इसमें मेंशन की है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर रिटर्न जो एम्फी के वेबसाइट पर अवेलेबल है। मेनली 1 ईयर डेटा, 3 ईयर डेटा, 5 ईयर पास्ट ईयर का रिटर्न डेटा, शार्प रेशो, एक्सपेंस रेशो एंड द रिस्क प्रोफाइल दैट हैज़ बीन कन्वेड बाय द फंड मैनेजर और द फंड हाउस। सो देखते हैं, अगेन देयर इज अ स्मॉल डिस्क्लेमर कि यार इसमें जो भी हमने चीज़ वो सिर्फ पास्ट ईयर डेटा के हिसाब से लिया है, विच इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। सो अगर मैं देखूँ थीम्स मेरे पास कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए, सो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग डिफेंस थीम, देन आई एम हैविंग पीएसयू, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, कंजम्पशन या कंज्यूमर जिसको आप कहते हो, या टेक्नोलॉजी। इतनी थीम्स है जो इंडिया में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टिंग के लिए फ़िलहाल अवेलेबल है और आने वाले समय में ऑब्वियसली आई एम सर्टनली श्योर कि ये जो थीम्स है और इसमें न्यू न्यू थीम्स ऐड होंगी, बढ़ते जाएंगे। बट अब देखते हैं कि अगर मैं 3 ईयर का भी एटलीस्ट डेटा कंसिडर करता हूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मुझे दिया है वो दिया है डिफेंस ने, दैट इज़ 41% का। सेकेंड लार्जेस्ट में अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं फार्मा है 28% पे। थर्ड की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रा है जिन्होंने काइंड ऑफ सिमिलर रिटर्न मुझे दिया हुआ है, एंड लेटर इट कम्स टू पीएसयू, कंजम्पशन एंड टेक्नोलॉजी एट द रेस्ट। ठीक है, अगर मैं एएमसी वाइज फंड्स की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा दिया है एचडीएफसी डिफेंस फंड ने 3 ईयर पे 41%। देन पीएसयू की कैटेगरी में सबसे अच्छा एसबीआई ने किया, एसबीआई पीएसयू फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलआईसीएमएफ, गाइस एलआईसीएमएफ इज समथिंग जिसमें सब लोग ज़्यादातर इन्वेस्ट नहीं करते, बट लेट मी टेल यू कि इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो अगेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज डूइंग गुड, इवन फॉर फार्मा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इज डूइंग गुड, एंड फॉर कंज्यूमर वी हैव टाटा म्यूचुअल फंड्स, एंड अगेन फॉर एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड वी हैव एसबीआई प्लेइंग इनटू पिक्चर। सो कैसा है ना, अगर मैं सिर्फ आईटी कंपनीज को भी टारगेट करता हूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। चलो भाई लेट्स सी, अगर मैं इसकी भी बात करता हूँ मेरे पास सिर्फ एसबीआई आता है क्योंकि मैंने हर इस पे उसको कंपेयर किया है। अगर मैं सारे थीम्स को फिर से एनेबल कर देता हूँ 1 ईयर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग ने कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पर टेक्नोलॉजी ने निगेटिव रिटर्न दिया है। इसी जो मैं आपको समझा रहा था ना कि थीमेटिक कंटिन्यूस काम नहीं करता,
1 ईयर में आप देखो थीमेटिक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि 2 साल से नहीं चल रहा है, पर 3 साल से अगर मैं देखूँ या उसके 2 साल के पहले के 2 साल अगर देखूँ तो आईटी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। दैट इज़ द रीज़न कि 3 ईयर टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। डिफेंस की अगर मैं बात करूँ ऑन 1 ईयर टाइम फ्रेम तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है सो फार, बट 5 ईयर बात करूँ तो डिफेंस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि तब ये था ही नहीं। 5 ईयर के बेसिस पे PSU फंड इज समथिंग विच हैज परफॉर्म्ड वेरी 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 वेल। सो 5 साल में कंटिन्यूस 5 साल तो PSU ने परफॉर्म ऑब्वियसली नहीं किया। हो सकता है पहले 2 साल किया हो, तीसरे साल नहीं किया हो, चौथे साल किया हो, 5वें साल नहीं किया हो, कुड बी एनीथिंग। सो रोलिंग रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो हम इस चीज़ का भी पता लगा सकते हैं। आ जाता है स्कोरिंग पे। हालांकि इसमें स्कोरिंग इतना एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट थीम्स है, बट स्टिल विल सी। आइडियली द हाईएस्ट सेक्टर इज 6.4, दैट इज़ फॉर डिफेंस PSU। मुझे ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं लग रहा है, सो प्लीज़ डोंट पे अटेंशन टू दिस, क्योंकि इसमें हम कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास एप्पल टू एप्पल है ही नहीं। हम लोग एप्पल को बनाना से, बनाना को ग्रेप से, ग्रेप्स को चीकू से कंपेयर कर रहे हैं, जिसके कारण ये काम नहीं करेगा। सो ऑब्वियसली ओवरऑल स्कोर मेरे लिए यहाँ पे जो है वो एक इतना रिलेवेंट नहीं है, बट हाँ फुल मैट्रिक्स में कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि इसमें जो रिस्क है, रिटर्न है और एज़ कम्पेयर टू AUM एंड अदर थिंग्स है, वो इसमें अक्सर ज़्यादातर रिलाई करता है। वही अगर मैं SBI पे देखो फंड के बारे में रिस्क की बात करूँ तो एवरीथिंग इज़ रिस्की फंड। हमने इनिशियल इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ही सिलेक्ट कह दिया था कि भाई ये सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा डिजास्टर्स कैटेगरी है। अगर आप सही हो बहुत अच्छा रिवार्ड देगी, अगर आप गलत हो इतना बड़ा पनिश करेगी कि आप ज़िंदगी में सह नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द रिस्क मैट्रिक ऑफ ऑल ऑफ द फंड। अगर मैं 1 ईयर टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो हमने देखा है 23% HDFC डिफेंस एंड 20% एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड। बट अगर इसको मैं 5 ईयर टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो अगेन आई एम गेटिंग हाइएस्ट एट SBI PSU फंड विच इज़ एट 24.4%। देन आई हैव सेकंड हाइएस्ट एट इंफ्रास्ट्रक्चर LIC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विच हैज़ गेन मी अराउंड 23.8%। अगर इनके मैं इक्विटी होल्डिंग्स की बात करूँ तो PSU इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 96% इक्विटी इनटू दिस PSU फंड इटसेल्फ। देन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन 96% फॉर LIC MF। मैन्युफैक्चरिंग ICICI में तो 98% तक उन्होंने एक्सपोजर रखा है। माय गॉड। फार्मा की बात करूँ 99% इन ICICI। टाटा कंजम्पशन में 97। गाइस देखो इसके पहले की वीडियो अगर आपने देखे होगे ना तो उसमें इक्विटी परसेंट बहुत कम रहता था, इसमें डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रहता था, रिस्क थोड़ा मैनेज हो जाता था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ इक्विटी, एवरीथिंग इज़ रिस्की, एवरीथिंग इज़ हाईली हाईली रिस्की। एंड आई डोंट नो इतना रिटर्न जो आपको दिख रहा है आपको इतने डाइवर्सिफाइड फंड में नहीं दिखेगा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ये जो आपको 24%, 23% या 1 ईयर पे 40% या 3 ईयर पे ये जो 41% है, आज तक आपको कोई डाइवर्सिफाइड फंड 3 ईयर में या 1 ईयर में इतना 40-30 का रिटर्न नहीं देगा। वो कंसिस्टेंट रिटर्न देने पे बिलीव करते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं है। आप 1 ईयर पे देख लो, देखो टेक्नोलॉजी नेगेटिव जा रहा है, कंजम्पशन ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट है, इंफ्रा कॉस्ट टू कॉस्ट है। 2 साइकिल्स ने 2 थीम्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। 5 ईयर पे बात करूँ तो ठीक है ओवरऑल लेस है। टेक्नोलॉजी फंड ने 11%। भाई बॉन्ड का रिटर्न है, फिक्स्ड इनकम रिटर्न है, क्यों इक्विटी का हाई रिस्क लेना है जब बॉन्ड के ही रिटर्न मिले। ठीक है, थोड़ा लेस रिस्क में काम करते हैं, अगर इतना ही मिल रहा है तो ऑब्वियसली यू हैव टू कंसिडर योर रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज। एंड इफ़ यू नीड दिस काइंड ऑफ शीट और समथिंग एक्सेस टू दिस क्या क्या आप अपना DIY कर सको तो आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, एंड विल गेट दिस थिंग अवेलेबल फॉर यू। सो दिस वॉज द वीडियो टिल टुडे एंड आई होप यू लव्ड इट। पास परफॉर्मेंस है गाइज, ये गारंटी नहीं है। मैं फिर से एक बार बता दूं, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट ज़रूर करना, एक एडवाइस ले लेना। और उसके अलावा अगर आपको एग्जीक्यूशन सर्विसेज चाहिए तो वी आर एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज एवरीवेयर हम लोग जो बताते हैं। और इफ़ यू आर समवन हु वांट्स आर टू एग्जीक्यूट और मॉनिटर योर पोर्टफोलियो और डू एग्जीक्यूट ऑन योर बिहाफ, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट के चैनल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, यू कैन ईमेल अस, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी पार्ट एंड वील हेल्प यू वट एवर इज़ द क्वेरी। जस्ट एक बार आप हमसे बात तो कीजिए, ज़रूरी नहीं है काम करें, बट अगर आपको हम कुछ अच्छी वैल्यू ऐड कर सके, आपके नॉलेज में आपको हेल्प कर सके तो क्या प्रॉब्लम है। हम उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है और आप जानना चाहते हो, जस्ट व्हाट्सएप अस और कॉल अस एंड वील हेल्प यू विद इट। सो ऑल इन ऑल एट द एंड ये बात को समझते हैं कि क्या टेक हो सकता है। आइडियली थीमेटिक फंड इज समथिंग जो एक हाई रिस्क हाई रिवार्ड फंड है। अगर आपकी बेट सही होती है, आप बिजनेस वैल्यूएशंस को सही समझते हैं, बिजनेस सेक्टर्स को सही समझते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा गेन देगी, बहुत बड़े बड़े रिटर्न्स लाइक 30, 40, 50% रिटर्न्स भी बना के दे सकता है। बट अगर आपने गलती कर दी, आपने ये साइकिल समझने में जल्दी कर दी या देरी कर दी और कहीं ना कहीं अगर आपसे मिस्टेक हो गया,
तो ये इतना बड़ा डेंट आपको पड़ेगा, ये इतना रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में से लेके जाएगा कि आप सह नहीं पाओगे। सो इसलिए मुझे लगता है कि इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री पोर्टफोलियो करके आपने रखना चाहिए। आपका कोर पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो पहले बिल्ड कीजिए, उसका 5-10% या मैक्सिमम 15% आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या सैटेलाइट पोर्टफोलियो थीम्स में आप खेल सकते हैं आपके कोर पोर्टफोलियो के वैल्यू का। बट हाँ, इसको सिर्फ एक सिंगल फंड करके मत रखना, वरना ये बहुत बड़ा डिजास्टर आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। इसको आप एक अल्फा जनरेशन थीम के हिसाब से देख सकते हो। बहुत लॉन्ग टर्म बेट खेलो ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बिजनेस साइकिल प्रोलॉन्ग पीरियड तक नहीं चलती है। बिजनेस साइकिल एक बहुत शॉर्ट पीरियड यानी कि 2 to 3 क्वार्टर्स तक ही चलती है। सो हाँ, इसको आपको एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, फॉर श्योर ट्रू। बट हाँ, एक शॉर्ट टर्म सैटेलाइट एंड कॉम्प्लीमेंटिंग पोर्टफोलियो आपके इसमें एक बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको लग रहा है कि थीमेटिक म्यूचुअल फंड पे आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली है, तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, आपके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिन्हें म्यूचुअल फंड का इतना नॉलेज नहीं है। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, आप दूसरे थीम्स, दूसरे कैटेगरी के वीडियोस भी ज़रूर देखिए, और जो भी पसंद आया हो कमेंट में हमें ज़रूर लिख के देखना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।